किसी को यकीन नहीं हो रहा था, ये क्या हुआ? अचानक मनीषा की मौत कैसे हो गई? मनीषा के घर पर लोगों का तांता लगने लगा, बड़े बड़े स्टार्स पहुंचने लगे। मालूम हुआ कि मनीषा का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। रोना ढांढस बंधाना शुरू हो गया। तब तक अचानक घर का दरवाज़ा खुला और सबके होश पाख्ता हो गए। आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उन सब के सामने मनीषा खड़ी थी, वो भी जिंदा। किसी की ज़िंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की स्नो वाइट कही जाने वाली मशहूर एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई का उन्हें फिज़िकली अब्यूज़ करना, एक्टर नाना पाटेकर और एक्ट्रेस आयशा झुल्का ने दिया उन्हें खतरनाक धोखा, उनके अपने पति का उनका दुश्मन बन जाना, उन पर कई जुल्म ढाना, वो मर गईं, फिर साक्षात भगवान शिव के द्वारा मरने के बाद उनको जिंदा कर देना, अपने ही हाथों से अपना चमचमाता करियर तबाह कर लेने के बाद फिर से बॉलीवुड की बेस्ट एक्ट्रेस बनना। इतना सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त सन 1970 को नेपाल में हुआ। उनका परिवार बहुत सियासी था। उनके दादाजी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 60 के दशक में नेपाल के प्रधानमंत्री थे। उनके पिता प्रकाश कोइराला नेपाल दरबार में मंत्री थे। उनकी माँ सुषमा कोइराला घर संभालती थी। मनीषा के इस दुनिया में आने के बाद से ही उनकी माँ और उनके पिताजी के संबंध खराब होने लगे थे। फिर उनके परिवार में कलह कलेश और आपसी सियासत भी बहुत होती थी। इसलिए उनके पिता ने उन्हें इन झंझटों से दूर रखने के लिए मनीषा को उनकी दादी के पास बनारस भेज दिया। इसीलिए मनीषा की पैदाइश भले ही नेपाल में हुई, मगर उनकी परवरिश भारत में हुई। काशी के वसंत कन्या महाविद्यालय से मनीषा कोइराला ने 10th तक की पढ़ाई की। इसके बाद दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ने लगी। यहीं पर मनीषा को फिल्में देखने का चस्का लगा। घंटा गोल कर कर के खूब फिल्में देखा करती थी। इन्हीं दिनों गर्मियों की छुट्टियां हुईं और मनीषा नेपाल चली गई। वहाँ पर एक दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रही थी कि अचानक उन्होंने देखा थोड़ी दूरी पर बहुत भीड़ जमा है। मालूम चला एक फिल्म की शूटिंग हो रही है। वो भी देखने पहुंच गईं। डायरेक्टर साहब अपनी हीरोइन के नाज नखरों और नाकाबिलियत से त्रस्त थे, इतने ज़्यादा कि उसे बदलने की सोच रहे थे। अचानक भीड़ में उन्होंने मनीषा को देखा। वो लगभग दौड़ते हुए से मनीषा के पास पहुंचे और उनसे बोले, इस फिल्म में काम करोगी? मनीषा चौंक गई। यकायक ऐसा ऑफर? उनके मुंह से हाँ निकल गई। डायरेक्टर ने उनका एक छोटा सा स्क्रीन टेस्ट लिया और फिर उन्हें अपनी फिल्म की हीरोइन बना लिया। और इतना सब कुछ बस 1 घंटे में हो गया। मनीषा को मालूम नहीं था, लेकिन ये 1 घंटे उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देने वाले थे। मनीषा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये हुआ क्या। अचानक से वो एक फिल्म की हीरोइन बन गई हैं। उनका बहुत मन नहीं था, लेकिन फिर उन्हें लगा कि छुट्टियों के दिन हैं, कुछ नया है, कुछ अलग है, शायद मज़ेदार हो। तो उन्होंने काम कर लिया। छुट्टियां ख़त्म हुईं और मनीषा वापस दिल्ली आकर पढ़ाई करने लगी। कुछ महीनों बाद जिसमें उन्होंने काम किया था वो नेपाली फिल्म फेवी भिटौला नेपाल में रिलीज़ हो गई और ठीक ठाक हिट हो गई। मनीषा के काम की भी
ठीक ठाक तारीफ हुई। वैसे बचपन से ही मनीषा का एक ही सपना था, बड़ा होकर उन्हें डॉक्टर बनना है, लोगों का इलाज करना है। लेकिन इस 1 घंटे का उन पर ऐसा असर हुआ कि उनका सपना ही बदल गया। इंटर पास करते करते उन्होंने सोच लिया था कि अब उन्हें डॉक्टर नहीं बनना है, अब उन्हें एक शानदार फिल्म एक्ट्रेस बनना है। लेकिन उनके इस सपने के सामने सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा हो गया उनका परिवार, जो नहीं चाहता था कि मनीषा फिल्म एक्ट्रेस बने। दरअसल कोईवाला परिवार एक बेहद ही इज्जतदार सियासी परिवार था, जिसे लगता था कि अगर उनके घराने की बेटी फिल्मों में एक्ट्रेस बन जाएगी तो लोगों के बीच उनकी इज्जत घट जाएगी। यहाँ तक कि मनीषा की माँ और पिताजी, जो हर बात में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते थे, इस बात में एक साथ मिलकर मनीषा के खिलाफ खड़े हो गए थे। लेकिन मनीषा भी उन्हीं की बेटी थी, वो डाल डाल तो वो पात पात। मनीषा ने अपनी दादी को मना लिया। मनीषा के मुताबिक उनकी दादी ने उन्हें इजाज़त इसलिए दे दी क्योंकि शायद जवानी के दिनों में वो भी फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती थी। अब जब दादी राज़ी हो गई तो सभी को राज़ी होना पड़ा। इस तरह मनीषा अपनी माँ के साथ मुंबई पहुँच गई। ये बात है साल 1990 की। मगर एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश लेकर मुंबई पहुँच जाना अलग बात है, और वहाँ जाकर एक्ट्रेस बन जाना और बात है। धीमे से मनीषा को इस बात का एहसास हो गया, इसीलिए खर्च चलाने के लिए वो मॉडलिंग करने लगी। एक दिन उनके घर का दरवाज़ा खटका। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनके होश उड़ गए। उन्हें अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि जिनके बारे में उन्होंने तमाम खबरें, तमाम इंटरव्यूज़ पढ़े थे, वो सुभाष घई उनके सामने खड़े थे। मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई बोले कि वो उन्हीं से मिलने आए हैं। दरअसल सुभाष घई ने उन्हें बताया कि उन्होंने एक उनके प्रोडक्ट का ऐड देखा जिसे मनीषा ने ही किया था। उन्हें मनीषा बहुत अच्छी लगी, इसीलिए वो मनीषा को अपनी फिल्म में हीरोइन बनाना चाहते हैं। मनीषा तो 7वें आसमान पे पहुंच गई। आखिरकार उन्हें उनकी पहली फिल्म मिल गई, और वो भी कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं। लेजेंड दिलीप कुमार, राजकुमार जैसे सितारों से सजी सौदागर। ये फिल्म साल 1991 में रिलीज़ हुई और ज़बरदस्त, सुपर डुपर से भी ऊपर बम्पर हिट हुई। फिल्म में उनके हीरो विवेक मुशारन के साथ मनीषा की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। हालांकि इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद मनीषा और सुभाष जी के बीच विवाद हो गया, बड़ा झगड़ा हो गया। दरअसल मनीषा की मां ने ऑन मीडिया ये आरोप लगाया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सुभाष घई ने मनीषा को फिज़िकली अब्यूज़ किया। सुभाष घई ने इस आरोप को सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया। अब सच क्या है ये तो आज तक नहीं पता, लेकिन इस घटना के बाद मनीषा कोईवाला और सुभाष घई ने एक दूसरे के साथ आज तक काम नहीं किया। पहली ही फिल्म के इतना सुपर सक्सेस हो जाने से मनीषा फुल कॉन्फिडेंट हो गई कि अब बॉलीवुड में उनका करियर चल पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फर्स्ट लव लेटर, मिलन, यूं ही कभी, इंसानियत के देवता, अनमोल, धनवान जैसी 6-7 फिल्में एक के बाद एक लगातार फ्लॉप होने के बाद उनका भंत टूट गया। इससे इंडस्ट्री में उनकी बड़ी बदनामी हो गई। उन्हें मनहूस समझा जाने लगा। हालत ये हो गई कि मनीषा को फिल्में मिलना ही बंद हो गई। आलम ये हो गया कि एक फिल्म में रोल पाने के लिए मनीषा को ऑडिशन देना पड़ा, वो भी लाइन में लगकर, एकदम आम कैंडिडेट्स की तरह। ऊपर से इससे भी बुरा ये कि अभी आधा ही ऑडिशन हुआ था कि सामने बैठे जज
फिल्म डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा उनसे बोले, मैंने तुम्हारी जितनी भद्दी एक्ट्रेस आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, और डांट कर उन्हें वहाँ से भगा दिया। जाते जाते मनीषा ने रोते रोते विधु विनोद से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें एक मौका और दे दें, प्लीज़ एक मौका, एक आखिरी मौका। मनीषा की माँ बताती हैं कि उस रात मनीषा सोई नहीं, रुकी नहीं, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करती रही और अगली सुबह फिर से स्टूडियो पहुंच गई। विधु विनोद को कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो आराम से अपनी किताब पढ़ने में मशगूल थे। मनीषा उनसे बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए उनके सामने चुपचाप परफॉर्म करने लगी। आज इस बार उनकी परफॉर्मेंस में ऐसा चार्म और करिश्मा था कि विधु विनोद मजबूर हो गए और देखने लगे, खो गए और मनीषा से इम्प्रेस हो गए, जिसके तहत उन्होंने मनीषा को अपनी अगली फिल्म में हीरोइन बना लिया। 1942 अ लव स्टोरी, साल 1994 में ये फिल्म रिलीज़ हुई और सुपर डुपर से भी ऊपर बम्पर हिट हुई। पूरे 90 के दशक और मनीषा कोइराला के पूरे करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म कही जाती है ये। इस फिल्म के गाने आज भी पसंद किए जाते हैं, ख़ास तौर से एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा तो एक पूरी पीढ़ी के लिए लव एंथम बन गया। इस फिल्म में अनिल कपूर और मनीषा कोइराला के बीच हुए सेंसेशनल किसिंग सीन ने भी बहुत सुर्खियां बटोरी थीं। इसके बाद मनीषा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म के बाद पूरे 90 के दशक में मनीषा कोइराला ने बॉम्बे, मझधार, लोहा, दिल के झरोखे में, सनम, इंडियन, खामोशी, दिल से, अग्नि साक्षी, अकेले हम अकेले तुम, कच्चे धागे, मन, महाराजा और गुप्त जैसी एक के बाद एक लगातार हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें से बॉम्बे, खामोशी, अकेले हम अकेले तुम, दिल से और अग्नि साक्षी जैसी फिल्में तो यादगार बन गईं। इसी दौर में एक अजीब सी घटना घटी। एक सुबह देश भर के बड़े बड़े अखबारों और मैगजीन्स में खबर छपी, मशहूर एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की अनिश्चितकालीन परिस्थितियों में मौत हो गई है। हड़कंप मच गया, पूरा बॉलीवुड हिल गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, ये क्या हुआ? अचानक मनीषा की मौत कैसे हो गई? मनीषा के घर पर लोगों का तांता लगने लगा, बड़े बड़े स्टार्स पहुंचने लगे। मालूम हुआ कि मनीषा का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। रोना, ढांढस बंधाना शुरू हो गया। तब तक अचानक घर का दरवाज़ा खुला और सबके होश पाख्ता हो गए। आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उन सब के सामने मनीषा खड़ी थी, वो भी जिंदा। सब खुश और हैरान हो गए कि मनीषा तो बिल्कुल सही सलामत उनके सामने खड़ी है। अच्छा, मनीषा इसलिए चौंकी कि एकाएक उनके घर के बाहर इतनी भारी भीड़ क्यों लगी है। अब मनीषा भीड़ मनीषा से सवाल कर रहे हैं। अचानक वहाँ एक कार आकर रुकी, उसमें से महेश भट्ट साहब बाहर निकले और फिर उनके जब ये पता चला कि ये सब उनका प्लान था। दरअसल महेश भट्ट ने एक फिल्म बनाई थी, क्रिमिनल, जिसकी हीरोइन मनीषा ही थी। ये उनके फिल्म प्रमोशन का एक विचित्र आइडिया था कि उन्होंने बड़े बड़े अखबारों और मैगजीन्स में मनीषा कोइराला की मौत की झूठी खबरें छपवा दी, यहाँ तक कि उनके अंतिम संस्कार तक हो जाने की अफवाहें उड़ा दी। लोग तो लोग, खुद मनीषा ने महेश को बुरी तरह डांटा कि उनके बारे में उनसे पूछे बगैर ऐसी ऐसी खबरें वो किस हक से फैलाने लगे। मनीषा कोइराला के चेहरे पर बहुतों को पहाड़ी खूबसूरती नज़र आती है, इसीलिए तो उन्हें बॉलीवुड की स्नो वाइट कहा जाने लगा। एम इकबाल अली जैसे फिल्म क्रिटिक तो कहते थे कि मनीषा कोइराला एक्टिंग कैपेबिलिटी में मॉडर्न एरा की मीना कुमारी हैं।
वैसे ये सब जितना अच्छा अच्छा खुशरंग सा दिख रहा है उतना भी नहीं था। ये तो मनीषा कोइराला की प्रोफेशनल लाइफ थी। उनकी निजी जिंदगी तो घायल पड़ी थी, खून रिस रहा था उससे। दरअसल मनीषा कोइराला की फिल्मों के साथ साथ उनकी लव अफेयर्स की भी बहुत बातें होती हैं, जिसकी शुरुआत होती है फिल्म सौदागर से, जब शूटिंग के दौरान मनीषा और विवेक के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। कहते हैं कि दोनों शादी भी करना चाहते थे, मगर एंड मोमेंट पर विवेक पीछे हट गए और मनीषा का दिल टूट गया। जब अपने टूटे दिल को वो जोड़ ही रही थीं, तब उनकी मुलाकात हुई नाना पाटेकर से, जिनकी पत्नी ने नाराज़ होकर उनको छोड़ दिया था और नाना उस वक्त इसी गम में थे। इन दोनों को अपने अपने दुख दर्द का इलाज एक दूसरे में नज़र आया, जिस कारण फिल्म अग्निसाक्षी की शूटिंग के दौरान मनीषा और नाना के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। और जल्दी ही आलम यह हो गया कि मनीषा के पड़ोसी अक्सर नाना को देर रात गए मनीषा के घर में घुसते और सुबह सुबह तड़के उजाला होने के पहले उनके घर से निकलते देखा करते थे। शुरू में तो सब अच्छा था, क्योंकि नाना बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, मनीषा को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे, क्योंकि नाना बहुत पॉजेसिव होने लगे, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव। मनीषा की हर चीज़ पर, उनकी ज़िंदगी पर, उनकी सांसों पर कंट्रोलिंग करने की कोशिश करने लगे। इस वजह से मनीषा और नाना के बीच झगड़े होने लगे, झगड़े बढ़ने लगे। झगड़े तक ठीक था, लेकिन नाना ने एक दिन मनीषा के साथ वो किया जिसकी मनीषा को कल्पना भी नहीं थी। एक रात नाना और मनीषा के बीच झगड़ा हुआ और नाना नाराज़ होकर अपने घर चले गए। कुछ देर बाद मनीषा को एहसास हुआ कि उन्हें नाना को मनाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, तो वो भी नाना के पीछे उनके घर चली गई। घर पहुंची तो गेट खुला हुआ था। मनीषा क्योंकि अक्सर आती जाती रहती थी, तो बेखट के अंदर चली गई। बेडरूम का भी गेट अंदर से बंद नहीं था। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे दरवाज़ा खुला तो उनके होश उड़ गए। बिस्तर पर नाना एक्ट्रेस आयशा झुल्का के साथ इन हालातों में थे कि मनीषा की चीख निकल गई और रोते हुए वहाँ से भागी। मनीषा को ये मालूम था कि नाना बहुत पॉजेसिव हैं, लेकिन चीटर हैं, उनको धोखा दे रहे हैं, ये उस दिन पता चला। मनीषा ने तय कर लिया कि अब वो नाना की शक्ल भी नहीं देखेंगी। लेकिन जाने कैसे नाना ने उन्हें मना लिया और इस घटना को भूल, इस धोखे को भुला, नाना के साथ रिश्ते में आगे बढ़ गई। मगर कुछ वक्त बाद मनीषा को एहसास हुआ कि नाना उनकी खातिर अपनी पत्नी को तलाक नहीं देंगे, उनसे शादी नहीं करेंगे। नाना बस उनका यूज़ कर रहे हैं। तो आखिरकार उन्होंने नाना के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया। यहाँ से मनीषा की ज़िंदगी की दिशा बदल गई, दूसरे रास्ते पे बढ़ गई, यूँ कहें कि गलत रास्ते पे बढ़ गई। उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया, बहुत पीने लगी। शुरू में तो कहते हैं कि नाना ने जो उनके साथ बेवफाई की थी उसका गम भुलाने के लिए पीती थी, लेकिन धीरे धीरे उनको लत लग गई। फिर धीरे से वो ड्रग्स भी लेने लगी। इस भारी भरकम नशे का उनकी सेहत पर तो खराब असर पड़ा ही, उनके बर्ताव पर भी पड़ा, जो इतना बुरा और जहरीला हो गया कि अपने आसपास हर इंसान को उन्होंने डंक मारना शुरू कर दिया। उनका दिल दुखा था तो सबका दिल दुखाना शुरू कर दिया। जो उनसे प्यार करता था, धीरे धीरे उन्होंने उन सबको अपने से दूर कर दिया। उनके करियर पर भी बुरा असर पड़ा। अपनी एरोगेंसी के चलते उन्होंने इंडस्ट्री में बहुतों से दुश्मनी मोल ले ली। काम में उनका मन नहीं लगता था, परफॉर्मेंस ख़राब होती थी,
नाज नखरे भी बहुत थे। ऊपर से उनकी फिल्में फ्लॉप भी हो रही थीं, इसलिए मेकर्स को फिल्म में उनके होने से नुकसान होने लगा। इसीलिए धीरे से मनीषा को फिल्म में कम मिलने लगी और जैसा कि मैंने कहा, जो मिलती फ्लॉप हो जाती। साल 2000 में जैकी श्रॉफ के साथ रिलीज़ होने वाली उनकी फिल्म ग्रहण से मनीषा कोइराला के करियर पर भी ग्रहण लग गया। साल 2000 से 2005 तक के इन 5 सालों में ग्रहण, मार्केट, कंपनी, बागी, चैंपियन, ताजमहल, एस्केप फ्रॉम तालिबान, तुलसी, एक छोटी सी लव स्टोरी जैसी जितनी फिल्मों में उन्होंने काम किया, सब की सब पिट गई, महाफ्लॉप हो गई। इसके बाद मनीषा ने बॉलीवुड से दूरी बना ली, फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। साल 2005 से 2010 के इन 5 सालों में मनीषा के तकरीबन 12 अफेयर हुए, जिनमें एक्टर अक्षय कुमार नहीं, नए नवेले एक्टर अक्षय, डीजे हुसैन और नेपाल में ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर क्रिस्पिन कॉनवॉय के नाम भी शामिल हैं। लेकिन इनमें से कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। किसी ने मनीषा को छोड़ दिया तो किसी को मनीषा ने छोड़ दिया। साल 2010 में एक दिन अचानक से खबर आई कि एक नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल के साथ मनीषा कोइराला ने शादी कर ली है। बड़ी खबर मची, हल्ला हुआ। मनीषा ने बताया कि सम्राट से वो पहली बार फेसबुक पर मिली थी और उनसे शादी करके वो बहुत खुश हैं। लेकिन लगता है कि किसी मर्द के साथ लंबे समय तक और अच्छे से रिश्ता चलना मनीषा की किस्मत में ही नहीं लिखा था। कुछ ही दिनों में मनीषा और सम्राट के रिश्ते खराब होने लगे, दोनों में झगड़े होने लगे। 6 महीने होते होते तो आलम ये हो गए कि सम्राट मनीषा को मारने पीटने लगे। आखिरकार साल 2012 में मनीषा ने सम्राट से तलाक ले लिया। रोते रोते मनीषा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इससे ज़्यादा बुरा और दुख की बात एक औरत के लिए क्या होगी कि उसका अपना पति ही उसका दुश्मन बन जाए, उस पर जुल्म ढाने लगे। ये साल मनीषा के लिए बड़ा मनहूस साबित हुआ। इसी साल अपने पति से उनका तलाक हुआ और इसी साल उनको ये पता चला कि उन्हें ओवेरियन कैंसर हो गया है, वो भी 4थे स्टेज पर। अब मनीषा को मालूम हुआ कि पिछले कई सालों से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो कबाड़ कर रखा था, इतना नशा कर रखा था, उसका उन्हें ये सिला मिला। जब जसलोक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया तब मनीषा रोने लगी। उनको लगा अब वो नहीं बचेंगी, बिल्कुल अकेली पड़ गई थी वो। ऐसे में उनकी माँ और उनके भाई, जिनका भी दिल तोड़ने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उनको बिल्कुल दूर कर दिया था खुद से, वो उनका सहारा बनी। उन्होंने उन्हें सांत्वना दी, समझाया, उन्हें मोटिवेट किया, जिससे मनीषा में हिम्मत आ गई। उन्होंने इस बीमारी से लड़ने का फैसला किया। न्यूयॉर्क के स्लोन केटरिंग मेमोरियल कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर में पहले तो उनका एक ऑपरेशन होना था जो बहुत क्रिटिकल और रिस्कफुल था। मनीषा इससे जुड़ी एक बेहद अलौकिक और चमत्कारिक कहानी सुनाती हैं। जिस दोपहर उनका ऑपरेशन होना था, उसी सुबह मनीषा की मां ने नेपाल के पवित्र पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में मनीषा के स्वास्थ्य लाभ के लिए एक अनुष्ठान करवाया। पंडित जी ने उन्हें एक रुद्राक्ष की माला दी, कहा कि इससे मनीषा का भला होगा। इधर हॉस्पिटल में मनीषा का ऑपरेशन हुआ और अनसक्सेसफुल हो गया। डॉक्टर ने रूम से बाहर निकल मनीषा के भाई से साफ कह दिया, शी इज़ नो मोर, सांसें नहीं चल रही हैं। मनीषा के भाई पर तो बिजली गिर पड़ी। इतने में उनकी माँ वहाँ पहुँच गई और उन्होंने लगभग पैर पकड़कर डॉक्टर से प्रार्थना की कि उनके कहने पर प्लीज़ एक बार, बस एक बार फिर से कोशिश कर लें, बस
इस रुद्राक्ष की माला को हाथों में पकड़े रहीं। बहुत रिक्वेस्ट करने पर डॉक्टर उनका मन रखने के लिए अंदर चले गए। 10 मिनट बाद डॉक्टर साहब कमरे से बाहर आए तो हड़बड़ाए, हकबकाए, खुश और हैरान थे, क्योंकि सांसें फिर चलने लगी थीं, रुका हुआ दिल फिर धड़कने लगा था। मनीषा ने आंखें खोल दी थीं। डॉक्टर ने मनीषा की माँ और भाई से कहा कि उन्होंने ऐसा करिश्मा अपने पूरे करियर में आज तक नहीं देखा था। मनीषा अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि ये साक्षात भगवान भोलेनाथ का चमत्कार था। उन्होंने उन्हें नई जिंदगी दी थी। इस ऑपरेशन के सफल हो जाने के बाद शरीर को झकझोर कर रख देने वाली लंबी कीमोथेरेपी होने के बाद साल 2015 में मनीषा कोइराला बिल्कुल ठीक हो गई। बिल्कुल ठीक मतलब कैंसर तो ठीक हुआ ही, वो भी सुधर गई। दरअसल मनीषा के मुताबिक उन्होंने तय किया कि ये नई ज़िंदगी उन्हें भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिली है, इसलिए इसमें वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगी जो उन्होंने पहले की थी। उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया, सिगरेट, ड्रग्स, सब नशा छोड़ दिया। जिन अपनों को उन्होंने चोट पहुंचाई थी, जिनका दिल दुखाया था, उनसे उन्होंने माफ़ी मांगी, अपने रिश्ते सुधारे। बॉलीवुड में जिन जिन के साथ उन्होंने दुश्मनी मोल ले ली थी, उनके साथ उन्होंने संबंध सुधारे और बॉलीवुड में वापसी के रास्ते तलाशने लगी। आखिरकार उनकी कोशिशें रंग लाईं। साल 2017 में फिल्म डियर माया से मनीषा कोइराला ने बॉलीवुड में ज़बरदस्त वापसी की। इसके अगले साल 2018 में संजू फिल्म में एक्ट्रेस नरगिस का किरदार उन्होंने इतना बखूबी निभाया कि लोगों को बहुत पसंद आया और मनीषा को उस साल का फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। अभी पिछले साल 2024 में संजय लीला भंसाली की मैग्नम ओपस हीरा मंडी में मल्लिका जान का किरदार मनीषा ने इतना शानदार ढंग से जिया कि उन्हें फिल्म फेयर OTT बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल गया। अभी कुछ प्रोजेक्ट्स पर मनीषा काम कर रही हैं जो आने वाले वक्त में एक एक कर पब्लिक के सामने आएंगी। आज मनीषा अपने घर में अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ रहती हैं, पूरी तरह से वेजिटेरियन हो चुकी हैं। उन्हें घूमना, पहाड़ों की सैर करना, तीर्थों में जाना अच्छा लगता है। अलग अलग तरह की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती हैं, साथ ही NGOs में और बहुत सारे सोशल वेलफेयर्स के काम करती हैं, ख़ास तौर से लड़कियों की शिक्षा को लेकर। फ़िलहाल मनीषा कोइराला की ज़िंदगी की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इससे हम ये सीख सकते हैं कि कोई भी चीज़ कभी इतना नहीं टूटती कि उसे जोड़ा ना जा सके। अगर इंसान चाहे तो किसी भी पल वो सही रास्ते पर आ सकता है।